वेलकम फ्रेंड्स, पर स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने क्या बताया था, बोल्शेविक पार्टी क्या हुई, पावर में आ गई। ठीक है, लेनिन। अब लेनिन के पास जो पावर था उसके बेस पर उसने क्या किया, अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे उसने अपना वर्क करना स्टार्ट किया पावर आने के बाद, तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसके जो डिमांड्स थे उस डिमांड्स में से उसने क्या किया, जितने भी जो बैंक थे बैंक को नेशनलाइज कर दिया, इंडस्ट्री जो थे उसको उसने नेशनलाइज कर दिया, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्टार्ट कर दिया, जितने मिलिट्री के हैं ऑफिशियल्स हैं वो सब क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में रहेंगे, ये लागू कर दिया। उसके बाद जितने भी जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या किया, सोशल प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर दिया, सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। ये सारे वर्क कर रहा था कौन, लेनिन, आफ्टर बोल्शेविक पार्टी के जीतने के बाद। तो जैसे ही उसने स्टार्ट कर दिया करना, उसके बाद एक और उसने काम किया, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। अब बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके उसने क्या कर दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। ठीक है, अब इतने वर्क करने के बाद उसे लगा कि ओवरऑल क्या है कि लोग जो है वो तो मेरे कंट्रोल में आ गए हैं, और 1917 में उसने क्या किया कि हम इलेक्शन करवा देते हैं। ठीक है, बोल्शेविक क्या करते हैं, बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए संवैधानिक सभा संवैधानिक सभा बनाने के लिए वो क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहता है। इलेक्शन जब कंडक्ट करवाता है, और लेनिन जो था उसको लगता था कि मैं ही जीतूंगा, ओवरऑल मैंने मतलब बोल्शेविक पार्टी जीती, उसके बाद मैंने इतना सारा वर्क कर दिया, तो डेफिनेटली इलेक्शन में भी मैं ही जीतूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, और बोल्शेविक पार्टी क्या होती है, हार जाती है। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी जैसे ही हारती है, अब लेनिन डेफिनेटली जो एक्सपेक्ट कर रहा था हार जाएगी तो गुस्सा तो आना चाहिए, तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो क्या करता है, जो असेंबली बनी थी जीतने के बाद, पार्टी के हारने के बाद सेकंड अपोजिशन का बना हुआ ना असेंबली, तो उस असेंबली को क्या करता है, वो डिसमिस करवा देता है। डिसमिस कराने के बाद क्या करता है कि कोई इलेक्शन नहीं होगा, नो इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं होगा, मैं ही पार्टी बनाऊंगा, मैं ही राजा बनूंगा, मैं ही रहूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट मेरी बनेगी करके बोल देता है। और बोल्शेविक क्या करता है, बोल्शेविक मतलब जैसे ही होता है, अब देखिए बोल्शेविक का हेड था लेनिन, यहाँ पर ठीक है, तो हारते ही क्या किया उसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद एक निरंकुश शासक की तरह वो रिएक्ट करने लगा। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद उसने क्या किया, सेकंड, जर्मनी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके साथ वो हाथ मिला लेता है। ठीक है, देखते हैं हम इसके बाद वो क्या करता है, उससे हाथ मिला लेता है। जैसे ही वो क्या करता है, हाथ मिला लेता है किससे, जर्मनी से, तो डेफिनेटली क्या होगा, लेनिन की इस हरकत से बोल सकते हैं, या फिर ये जो एक्ट था जर्मनी के साथ हाथ मिलाने का, उससे लोगों में क्या था, काफ़ी ज़्यादा लेनिन के खिलाफ गलत चीज़ें आने लगी। लोगों को लगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसके इतने ज़्यादा गलत इफेक्ट हमारे देश को देखने को मिले, इतनी बद से बदतर कंडीशन हो गई, उसमें जो हमारा दुश्मन राष्ट्र था उसके साथ ये क्या किया, हाथ मिला लिया। और हाथ मिला लिया, जनरल मतलब जो नॉर्मली जो असेंबली बनी उसको इसने डिसमिस कर दिया, और ऐसे वो रिएक्ट करने लगा कि जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे वर्क करने लगा जिससे लोगों में गलत मानसिकता आने लगी। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करता था वो, उसके फंडामेंटल राइट नहीं बचा था, उसको भी उसने ओवरऑल करना स्टार्ट कर दिया। लोगों में फ्रीडम नहीं था। रशिया जो है मोस्टली बोल सकते हैं वन पार्टी स्टेट बन चुका था। ठीक है, अब वन पार्टी स्टेट बन चुका था तो इसमें क्या होगा, वहाँ के जो सेक्रेट, उसने सेक्रेट पुलिस भी रखा था ना, लेनिन ने सेक्रेट पुलिस भी रखा था, जो क्या करते थे, जो लोग आवाज़ उठाते थे उनको वो लोग क्या करते थे, पनिश करते थे। अब लोगों ने क्या किया, जो वहाँ के जो नॉर्मल पीपल थे वो लेनिन की जो की प्रशंसा करते थे, पहले बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे, वो अब उसके विरोधी हो गए। और पूरे ओवरऑल जो एरिया था, ओवरऑल जो कंट्री थी, उसमें सिविल वॉर की कंडीशन स्टार्ट हो गया। अब जो मेन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, यही सबसे मेन था रशिया का। ठीक है, सिविल वॉर जो स्टार्ट हुआ वो 3 पार्ट्स में, वहाँ पे जो लोग थे वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए। जितने भी जो मतलब रशिया के जो लोग थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। 3 पार्ट्स में जो डिवाइड हुए लोग, उसमें क्या था, सबसे पहले वाले को रेड से इंडिकेट करते हैं, रेड
ग्रीन एंड वाइट, ठीक है। रेड जो थे वो कौन थे, बोल्शेविक थे, ठीक है, बोल्शेविक। लेनिन जो था उसके सपोर्टर थे जो लेनिन को सपोर्ट करते थे। सेकंड जो थे, जो ग्रीन थे, वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है। ये कौन थे, नॉर्मल पीजेंट्स थे, ठीक है। वहाँ के जो नॉर्मल पीजेंट्स वर्कर वगैरह थे वो ये सब इसमें थे, ठीक है। जो वाइट जो लोग कहलाते थे वो कौन थे, ये जार के सपोर्टर थे, ठीक है। जो जार था पहले, प्रो जारिस्ट बोलते हैं इनको, ठीक है, प्रो जारिस्ट, ठीक है, प्रो जारिस्ट कहते हैं। जो जार निकोलस सेकंड के सपोर्टर्स थे, कुछ वो डिवाइड हो गए, कुछ लोग उसमें, कुछ लोग इसमें आ गए सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी में, कुछ लोग क्या हो गए, बोल्शेविक यानी लेनिन के सपोर्टर्स हो गए। और इन तीनों में एक सिविल वॉर वहाँ पर स्टार्ट हो गया रशिया में। तो ये जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, ये तीनों क्या थे, एक दूसरे के विरोधी थे। इसमें क्या हुआ, व्हाइट और ग्रीन जो थे वो क्या चाहते थे कि कंट्री के बाहर वालों को वो सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, मतलब सपोर्ट करते थे, कौन, ये ग्रीन और वाइट कंट्री के बाहर के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहते थे, बिकॉज वे नहीं चाहते थे कि रशिया के अंदर जो है वो क्या हो कि सोशलिस्ट जो है वो फैले। मतलब बोल सकते हैं ये दोनों जो थे ग्रीन एंड वाइट, क्या ग्रीन और वाइट क्या करते थे, वो बाहर के लोग सपोर्ट करना चाहते थे, ये सोशलिज्म, बाहर से सोशलिज्म आए, वो चाहते थे कि बाहर से सोशलिस्ट, ये दोनों क्या बाहर के लोग जब आएंगे तो क्या होगा, रशिया में सोशलिज्म बढ़ेगा, सोशलिज्म बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इसको ओवररूल करेगा, किसको ओवररूल करेगा, रेड को। रेड जो बोल्शेविक था, लेनिन जो था, ये क्या कर रहा था, ये मोनार्क गवर्नमेंट की तरह वर्क करने लगा था। तो ये सोशलिज्म इसको क्या करेगा, इस पर ओवररूल करेगा। इस वजह से ये दोनों बाहर के लोगों को, आउटसाइडर जो थे, आउटसाइडर्स को क्या करने लगे, ये सपोर्ट करने लगे, ठीक है, समझा। अब क्या है, एट लास्ट, लेकिन क्या होता है एट लास्ट, व्हाइट और ग्रीन जो होते हैं, ये व्हाइट और ग्रीन क्या होते हैं, ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं, ये वॉन कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे ही जीतते हैं, जीतने के बाद इनके अंदर क्या आती है कि जो बोल्शेविक थे वो ये सोचते हैं कि जितने भी जो लोग हैं, हम मतलब जो डिसीजन स्टार्टिंग में, मतलब जब जार थे वहाँ पर, जार निकोलस सेकंड थे, तो लोगों को जो हमने किया था, जो डिमांड्स थे हमारे, या फिर हमने जो लोगों को अपने कन्विंस करने के लिए जितने भी चीज़ें उनको वो कहा था, वादे जो किए थे, तो उन्हें हमें पूरा करना चाहिए, तब जाके मतलब इस सिविल वॉर वाली कंडीशन दोबारा नहीं आएगी। और ये क्या करते हैं, ओवरऑल 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट करते हैं। कौन 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट करता है, जो बोल्शेविक थे वो 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, ये आप लोगों को समझ में आया हो गया, सिविल वॉर तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। सिविल वॉर खत्म होने के बाद सिविल वॉर में भी बोल्शेविक जीत जाते हैं, ठीक है। बोल्शेविक जीतने के बाद क्या होता है, 5 ईयर्स प्लान बनाते हैं, 5 ईयर्स प्लान पे लोग काम करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, लेनिन की मतलब बहुत सारे अच्छे वर्क करने लगते हैं। इसी बीच क्या होता है, लेनिन की डेथ हो जाती है। और लेनिन की जैसे ही डेथ होती है, तो लेनिन के डेथ के बाद क्या होता है, एक नया राजा आ जाता है जो है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन भी क्या करता है, बहुत सारे बोल सकते हैं, जोसेफ स्टालिन भी बहुत सारे ऐसे वर्क करता है, ठीक है। वहाँ के गवर्नमेंट को, क्योंकि कंडीशन तो पहले सिविल वॉर की वजह से बहुत सारी कंडीशंस खराब हो गई रहती हैं, उन कंडीशन को सुधारने के लिए करता है। जितने भी जो रिच पीजेंट्स रहते हैं कंट्री साइड्स के, उनको क्या करता है, वो होपली हायर प्राइजेस पे क्या करता है, मतलब बोल देता है कि जैसे जो इस कंडीशन है उसको सही करने के लिए इमरजेंसी लगा देता है। उसके बाद क्या करता है कि जो अर्बन एरिया में है, जो ग्रेन मतलब रूरल एरिया से जो ग्रेन्स आते हैं, ग्रेन्स को क्या करता है, कंपलसरी कर देता है। 1928 में क्या करते हैं, स्टालिन पार्टी मेंबर्स को यहाँ वहाँ घुमाने स्टार्ट कर देता है कि जितने भी जो लोग हैं, कैवलरी जो है ग्रेन्स को एक जगह इकट्ठा करके रख रहे हैं, उनको आप जाकर कंट्रोल करो। तो बहुत सारे ऐसे वर्क करता है, ठीक है। वर्क करने के बाद भी क्या होता है कि
स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, उसमें समय लगता है, ठीक है। और स्टॉलिन मोस्टली क्या होता है, देखिए 1930 ये क्या होता है, इस तरह कंडीशन पूरा 1930 तक चलते रहता है। 1930 से 33 के बीच में क्या है, 1930 के बीच भूखमरी से काफ़ी ज़्यादा लोग मर जाते हैं। स्टॉलिन के पार्टी के सदस्य भी उसके विरोधी हो जाते हैं। और स्टॉलिन को उस मतलब क्या होता है, देखिए फर्स्टली स्टॉलिन चाहता है सारे ओवरऑल कंडीशन को अच्छा करना, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अब सिविल वॉर का जो इफेक्ट उस पर पड़ा हुआ है, सिविल वॉर से कंडीशन इतनी गंदी हो गई है, इतनी बद से बदतर हो गई है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो वर्क करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उतना अच्छा कंडीशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपकी बुक में भी एक बार रीड कीजिएगा। और सबसे एक टॉपिक और होगा मेरे ख्याल से, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट या इन्फ्लुएंस, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस रशियन रिवॉल्यूशन का, रशियन रिवॉल्यूशन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा। रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से काफ़ी जो मतलब बोल सकते हैं कि देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी। क्या बनने लगी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी। कहाँ बनने लगी, यूएसएसआर में, ठीक है, रशिया में। उसके बाद सोशलिज्म फैला, ठीक है, सोशलिज्म भी क्या हुआ, सोशलिज्म भी फैला। उसके बाद क्या हुआ, जो द कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट वाज अ मल्टीनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, conferences held in September 1920 by the Communist International in बैकू करके दिया हुआ है बुक में, देखिएगा एक बार। बोल्शेविक ने क्या किया, देखिए ये कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगा, सोशलिज्म फैलने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर जो था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वो पॉपुलर हुआ, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया उस समय की। इसके बाद फिर आपका 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो इन सारी चीज़ों पर क्या हुआ, इंडिया में भी इसका प्रभाव देखा गया। इंडिया के कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, रशियन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट भी किया था, ठीक है, पॉपुलैरिटी जिनको मिली हुई थी। उसके बाद देख सकते हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन ना सिर्फ रशिया पे बल्कि यूरोप के और भी जो कंट्रीज थे उन पर काफ़ी ज़्यादा अपना उसका इफेक्ट देखने को मिला था। तो हमारा यहाँ चैप्टर 2 जो कि काफ़ी बड़ा था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, पूरा खत्म हुआ। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, देन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कमेंट कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ भी अगर टॉपिक नहीं समझ आया, मैं कोशिश करूँगी उसे दोबारा समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3।